स्वागत है आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स लक्ष्मीकांत पॉलिटी सीरीज अपनी चल रही है और हमने पिछला लेक्चर कंप्लीट किया मूल अधिकारों के बारे में, यानी मूल अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 में समता के अधिकार की हमने पिछले लेक्चर में बात की। और आज हम चर्चा करने वाले हैं अपना दूसरा मौलिक अधिकार यानी स्वतंत्रता का अधिकार की आज हम चर्चा करेंगे। और उसमें हम चर्चा करने वाले हैं अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और पास ही के नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर आप मेरे क्लिक कर लें ताकि मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो मित्रों, अब हम स्टार्ट करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। तो मित्रों, कह रहा है कि स्वतंत्रता का अधिकार 6 अधिकारों की रक्षा, यानी आप ऐसा समझिए कि जो अनुच्छेद 19 है उसके अनुच्छेद 19 के सेक्शन ए और उसके अंदर सेक्शन ए में हमें 6 मूल अधिकार मिले हुए हैं। तो कह रहा है कि अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है। यानी मित्रों, अनुच्छेद 19 जो है वो हमें 6 नागरिक यानी कि 6 जो है मूल अधिकार हमें प्रदान करता है। तो कह रहा है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि किसी भी व्यक्ति को बोलने का या अपनी जो किसी भी प्रकार की जो एक्सप्रेशन है या उसको अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता किसी व्यक्ति या प्रत्येक भारतीय नागरिक को प्रदान की गई है। फिर कह रहा है कि शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार, यानी मित्रों कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्वक या शांतिप्रिय रूप से जो है सम्मेलन कर सकता है। नेक्स्ट कह रहा है कि संगम संघ या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार, यानी मित्रों कोई भी व्यक्ति जो है वर्तमान में संघ बना सकता है या अगर उसे सहकारी समिति बनानी हो तो वो सहकारी समिति का निर्माण भी वर्तमान में कर सकता है। और मित्रों नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार, यानी मित्रों कोई भी व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र में जो है कहीं भी घूम सकता है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निर्बाध घूमने और बस जाने या निवास करने का अधिकार, यानी मित्रों भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति निवास यानी रह सकता है। फिर कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति कारोबार व्यापार या कारोबार करने का अधिकार, यानी मित्रों भारत में जो है कोई भी व्यक्ति कोई सा भी व्यापार कर सकता है। तो मित्रों नेक्स्ट कह रहा है कि मूलतः अनुच्छेद 19 में 7 अधिकार थे, लेकिन संपत्ति को खरीदने, अधिग्रहण करने या बेचने के अधिकार को सन 1978 में 44वें संशोधन अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया। यानी मित्रों भारत में जो संविधान बना, तो जब संविधान भारत में बना था तो मूलतः भारत के संविधान में हमने यानी संविधान निर्माताओं ने हमारे को 7 मूल अधिकार प्रदान किए थे, लेकिन वर्तमान में हमें जो है 6 ही मूल अधिकार प्रदान हैं। क्योंकि जो है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 जो है लाया गया और उसके माध्यम से जो है संपत्ति का जो अधिकार था उस अधिकार को जो है एक विधिक यानी कानूनी अधिकार उसको बना दिया गया और मौलिक अधिकारों से उसका दर्जा छीन लिया गया। और नेक्स्ट कह रहा है कि 6 अधिकारों की रक्षा केवल राज्य के खिलाफ मामले में है, न कि निजी मामले में। यानी कि मित्रों राज्य अगर कोई मनमानी कार्रवाई के माध्यम से अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का अगर जो है हनन करे तो उसी संदर्भ में जो है भारत के जो है प्रत्येक नागरिक को उसके राज्य जो मूल अधिकार हैं उनसे सुरक्षा मिली हुई है। अर्थात ये अधिकार केवल नागरिकों और कंपनी के शेयर धारकों के लिए है, न कि विदेशी के लिए। यानी मित्रों मैंने पहले भी आपसे चर्चा की, पहले भी मैंने आपसे 2 लेक्चर जब मूल अधिकार के करवाए तो उसमें मैंने आपसे चर्चा की थी कि अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, फिर मैंने बात की अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, फिर कह रहा है कि अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30, ये जो 5 अनुच्छेद हैं, यानी कि इस 5 अनुच्छेदों में जो हमें मूल अधिकार मिले हुए हैं वो केवल भारत के नागरिकों को ही ये मूल अधिकार मिले, यानी ये अधिकार जो है वो विदेशी को नहीं है। तो यही बात यहाँ कही जा रही है कि जो अनुच्छेद 19 में जो मूल अधिकार हमें मिले हुए हैं वो अधिकार जो है केवल भारत के नागरिकों को मिले हुए हैं और विदेशियों को यानी विदेशी नागरिक कोई है तो उसको यह अधिकार नहीं मिले हैं। और मित्रों नेक्स्ट कह रहा है कि राज्य इन 6 मूल अधिकारों पर अनुच्छेद 19 में उल्लिखित आधारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। यानी मित्रों अगर राज्य यानी केंद्र की बात की जा रही है, यानी संसद या केंद्र सरकारों की बात की जा रही है कि अगर केंद्र सरकार चाहे यानी संसद चाहे तो इन 6 अधिकारों पर जो है कुछ प्रतिबंध भी लगा सकती है कुछ विशेष परिस्थितियों में, जिसकी मैंने आपसे कई बार
पिछले लेक्चर्स में चर्चा की है। और अब हम फ्रेंड्स चर्चा करते हैं अनुच्छेद 19 में जो पहला मूल अधिकार है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसकी हम जो है चर्चा करते हैं। तो कह रहा है कि यह प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति दर्शाने, मत देने, विश्वास एवं अभियोग लगाने की मौखिक, लिखित, छिपे हुए मामलों पर स्वतंत्रता देता है। यानी मित्रों ये कह रहा है कि प्रत्येक भारत का नागरिक अब अपनी अभिव्यक्ति को दर्शा सकता है, अपना मत जो है अगर उसको देना हो किसी भी को तो वो अपना मत दे सकता है स्वतंत्र रूप से। और अगर उसे विश्वास किसी पर करना हो या कोई लिखित कार्रवाई अगर उसको करनी हो तो वह स्वतंत्र रूप से जो है लिखित कार्रवाई करने के लिए जो है स्वतंत्र है। और उसने फिर आगे कहा जा रहा है कि उच्चतम न्यायालय ने वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्न को सम्मिलित किया। यानी मित्रों वाक एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है कई चीज़ें उसमें जो है ऐड की है। तो कह रहा है कि वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में निम्न चीज़ें भी शामिल होती है। तो कह रहा है कि अपने या किसी अन्य के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार। यानी मित्रों खुद के विचारों को जो है प्रचार प्रसार करना या किसी अन्य के विचारों को प्रसार करना, ये सभी जो होते हैं यानी इनसे संबंधित जो भी क्रियाएँ होंगी वो भी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रेस की स्वतंत्रता, यानी जो अखबार वगैरह छपते हैं उनकी स्वतंत्रता भी जो है वो भी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। फिर कह रहा है कि व्यावसायिक विज्ञापन, यानी कि जब अखबारों में या फिर इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यावसायिक विज्ञापन दिए जाते हैं तो वो भी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं। फिर कह रहा है फ़ोन टेपिंग, यानी कई बार जो है सरकारें किसी व्यक्ति का फ़ोन टेप करवा करके उसकी जो कॉल रिकॉर्डिंग्स है वो जान लेती है। तो अगर ये सरकारें मान लीजिए या फिर अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है तो ये समझिए कि उस व्यक्ति के जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो उसकी कम हुई है। यानी कि आसान भाषा में आप ऐसा समझिए कि अगर मान लीजिए कि आपके फ़ोन को मान लीजिए किसी ने टेप करवाया और आपकी कॉल रिकॉर्डिंग्स जो है किसी व्यक्ति ने ले ली तो यह मान के चलिए कि आपका जो है अनुच्छेद 19 के तहत जो ये वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार है उसका हनन हुआ है और आप जो है फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट कह रहा है फ्रेंड, प्रसारित करने का अधिकार सरकार का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एक अधिकार नहीं है। यानी मित्रों जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, यानी जो हम मोबाइलों के माध्यम से अखबार वगैरह पढ़ते हैं या किसी प्रकार के पत्र पत्रिकाएँ हम पढ़ते हैं तो उसी की बात की जाए कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके ऊपर किसी भी सरकार का जो है मोनोपोली, यानी किसी सरकार का उस पर एकाधिकार नहीं है। किसी राजनीतिक दल या संगठन के द्वारा आयोजित बंद के खिलाफ अधिकार है। यानी अगर किसी राजनीतिक दल ने जो है भारत बंद या कोई बंद का जो है कार्यक्रम किया हो तो वो भी जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संदर्भित करता है। यानी अगर भारत में भारत बंद लग जाए और तो फिर क्या होगा कि व्यक्ति के जो है इससे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वो कम होगी। और नेक्स्ट कह रहा है सरकारी गतिविधि की जानकारी का अधिकार या शांति का अधिकार, किसी अखबार पर पूर्व प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार और प्रदर्शन में विरोध का अधिकार, लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं है। यानी मित्रों अगर हमें जो है सरकारी गतिविधि की जानकारी चाहिए तो वो भी हमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। यानी आप सरकारी गतिविधि की जानकारी हासिल कर सकते हैं अनुच्छेद 19(1) के तहत। और नेक्स्ट कह रहा है कि प्रदर्शन या विरोध, यानी कि मान लीजिए अगर आपको किसी भी कार्य के विरुद्ध या किसी संस्था या किसी सरकारी एंटिटी के विरुद्ध आपको कोई प्रदर्शन करना है या विरोध जताना है तो यह आपका मूल अधिकार है। लेकिन आप मान लीजिए कि हड़ताल करने लग जाएं तो यह आपका मूल अधिकार नहीं, यानी कि हड़ताल जो है वो मूल अधिकारों में शामिल नहीं होता। और फ्रेंड्स नेक्स्ट कह रहा है कि राज्य वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। यह प्रतिबंध लगाने के आधार इस प्रकार हैं: भारत की एकता और संप्रभुता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मित्रवत संबंध, सार्वजनिक आदेश, नैतिकता की स्थापना, न्यायालय की अवमानना और किसी अपराध में संलिप्तता। यानी मित्रों अगर जो है सरकारें चाहें, यानी कि अगर संसद चाहे तो वो आपके मूल अधिकारों को कटौती भी कर सकती है और उसको जो है उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। और उसका कारण जो है संसद क्या देगी कि हमारी भारत की एकता और संप्रभुता की इससे जो है हानि हुई या राज्य को जो है राज्य की सुरक्षा है उसको जो है नुकसान पहुंचने वाला था, तो इस कारण से जो है हमने मूल अधिकारों पर कटौती की है। फ्रेंड्स नेक्स्ट मूल अधिकार की बात की जा रही है अनुच्छेद 19(1) में ए की बात की वाक एवं अभिव्यक्ति। अब बात की जा रही है अनुच्छेद 19(1) के अंदर बी, यानी शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता की बात की जा रही है। तो मित्रों कह रहा है कि
किसी भी नागरिक को बिना हथियार के शांतिपूर्वक संगठित होने का अधिकार है। इसमें शामिल हैं सार्वजनिक बैठकों में भाग लेने का अधिकार और प्रदर्शन। यानी मित्रों, अगर कोई भी व्यक्ति भारत का यानी कोई भी भारत का नागरिक बिना हथियारों के कोई भी शांतिपूर्वक अगर वो सम्मेलन करना चाहे तो आराम से शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकता है। फिर कह रहा है कि सार्वजनिक बैठकों में वो भाग भी ले सकता है। इस स्वतंत्रता का उपयोग केवल सार्वजनिक भूमि पर किए बिना हथियार के किया जा सकता है। यह व्यवस्था हिंसा, अव्यवस्था, गलत संगठन एवं सार्वजनिक शांति भंग के लिए नहीं है। इस अधिकार में हड़ताल का अधिकार शामिल नहीं है। यानी मित्रों, अगर आप चाहें तो आप आसानी से जो है एक सम्मेलन कर सकते हैं। यानी मित्रों, ये कह रहा है कि अगर आप जो है एक सम्मेलन करना चाहते हैं और वो भी शांतिपूर्वक, तो आप जो है ऐसा सम्मेलन जो है सार्वजनिक भूमि पर कर सकते हैं, लेकिन आपके पास जो है कोई उस समय हथियार नहीं होने चाहिए और आप जो है हड़ताल उस समय नहीं कर सकते। यानी आप शांतिपूर्वक सम्मेलन तो कर सकते हैं, लेकिन आप जो है हड़ताल जो है जो है कारण देते हुए आप जो है इस जो शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता का जो अधिकार है, मौलिक अधिकार, उसका आप उपयोग हड़ताल का कारण देते हुए नहीं कर सकते। यानी कि हड़ताल का जो अधिकार है वो आपका मूल अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है कि राज्य संगठित होने के आधार पर 2 आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है: भारत की एकता, अखंडता और सार्वजनिक आदेश सहित संबंधित क्षेत्र में यातायात नियंत्रण। यानी मित्रों, ये कह रहा है कि अगर राज्य चाहे तो वो शांतिपूर्वक सम्मेलन की जो स्वतंत्रता का व्यक्ति का मूल अधिकार है उसके ऊपर जो है प्रतिबंध लगा सकता है, और उसका कारण भी यही देगा कि इससे जो है भारत की एकता और अखंडता कम होने वाली थी। यानी कि कोई व्यक्ति या कोई जो संस्था है वो मान लीजिए कि कोई सम्मेलन करना चाहती है, और अगर मान लीजिए उसके पास हथियार है तो सरकार या जो संसद है वो यानी कि सरकार यह कारण देगी कि इस सम्मेलन में जो है निम्न व्यक्ति के पास जो है हथियार मिले हैं और इस हथियार के कारण भारत की एकता और भारत की जो आंतरिक सुरक्षा है उसको जो है नुकसान पहुंचने वाला था, तो इस कारण से हमने इस सम्मेलन को भंग किया। और या अगर सरकारें चाहे तो व्यक्तियों को गिरफ्तार भी कर लेती है। तो फ्रेंड्स, कह रहा है कि आपराधिक व्यवस्था की धारा 144 के अंतर्गत एक न्यायाधीश किसी संगठित बैठक को किसी व्यवधान के खतरे के तहत रोक सकता है। इसे रोकने का आधार मानव जीवन के लिए खतरा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, सार्वजनिक जीवन में व्यवधान या दंगा भड़कने का खतरा भी है। यानी मित्रों, वही बात कही जा रही है कि जो है जो CRPC की धारा 144 है उसके अंतर्गत जो है एक न्यायाधीश जो होगा वो जो संगठन जो कि यानी कि जो सम्मेलन हो रहा है उस सम्मेलन को जो है वो न्यायाधीश रोक सकता है, और उसका कारण यह देना होगा उसको, यानी कि वह उसका कारण देगा कि मानव जीवन के लिए जो सम्मेलन किया जा रहा है वो मानव जीवन के लिए खतरा है। यानी कि देश की आंतरिक सुरक्षा और स्वास्थ्य या सुरक्षा की अपन बात करें या सार्वजनिक जीवन में उससे व्यवधान उत्पन्न होने वाला था, तो इस कारण से उक्त न्यायाधीश ने इस सम्मेलन को रोक दिया है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट मूल अधिकार की अपन बात करें तो नेक्स्ट मूल अधिकार कह रहा है संगम या संघ बनाने का अधिकार। यानी मित्रों, आप में से प्रत्येक व्यक्ति संघ बना सकता है या कोई सहकारी समिति अगर उसे बनानी हो तो वह सहकारी समिति का निर्माण भी कर सकता है। अनुच्छेद 19(1)(1) जो है C के तहत तो कह रहा है कि सभी नागरिकों को सभा, संघ, सहकारी समिति गठित करने का अधिकार होगा, जिसमें शामिल हैं राजनीतिक दल बनाना या कंपनी बनाना, साझा फर्म समितियां, क्लब, संगठन, व्यापार संगठन या लोगों की अन्य इकाई बनाने का अधिकार। यानी मित्रों, आप जो है किसी भी प्रकार का जब आप एक संघ बना सकते हैं, और या फिर अगर चाहें तो राजनीतिक दल भी आप बना सकते हैं, या कोई व्यापार संगठन आपको बनाना है तो आपको जो है इसकी पूर्णतः स्वतंत्रता मूल अधिकारों के रूप में प्रदान की गई है भारत के संविधान के द्वारा। तो कहा जा रहा है कि इस अधिकार पर भी राज्य के द्वारा युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है, और भारत की एकता, संप्रभुता, सार्वजनिक आदेश और नैतिकता। यानी मित्रों, जो वाक्य अभिव्यक्ति और शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता का जो अधिकार है, उसी तरह जो है संगम या संघ बनाने के अधिकार पर भी जो है राज्य प्रतिबंध लगा सकता है, और उसका कारण भी वही देगा जो कि भारत की एकता और अखंडता है, और सार्वजनिक आदेश या नैतिकता के आधार पर जो है राज्य इस पर प्रतिबंध लगा सकता है। और कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि श्रम संगठनों को मोलभाव करने, हड़ताल करने और तालाबंदी करने का कोई अधिकार नहीं है। हड़ताल के अधिकार को उपयुक्त औद्योगिक कानून के तहत नियंत्रित किया जाता है। यानी मित्रों, ये कह रहा है कि श्रम संगठन जो बनाए जाते हैं
वो जो है हड़ताल का जो है उनको कोई अधिकार नहीं है। और अगर मान लीजिए हड़ताल वो करते हैं तो हड़ताल को जो है औद्योगिक कानून जो होते हैं यानी इंडस्ट्रियल जो लॉज होते हैं उनके माध्यम से हड़ताल को जो है नियंत्रण किया जाता है। यानी हड़ताल को नियंत्रण जो है आप मौलिक अधिकारों के आधार पर नहीं करते। और मित्रों नेक्स्ट जो है मूल अधिकार की अपन चर्चा करें यानी अनुच्छेद 19 में जो चौथा अधिकार है उसी की बात की जा रही है कि अबाध संचरण यानी आप बिना किसी बाधा के जो है कहीं भी संचरण यानी कहीं भी आ जा सकते हैं। तो कह रहा है कि यह स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में संचरण का अधिकार प्रदान करती है। यानी मित्रों आप जो है स्वतंत्र रूप से कहीं भी आ जा सकते हैं। अगर आपको कहीं भी घूमना है तो आप जो है कहीं भी जा करके घूम करके आ सकते हैं। कह रहा है कि वह स्वतंत्रता पूर्वक एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक राज्य में या एक से दूसरे स्थान पर संचरण कर सकता है। कह रहा है कि यही अधिकार इस बात को बल देता है भारत सभी नागरिकों के लिए एक है। उसका उद्देश्य राष्ट्रीय सोच को बढ़ावा देना है, न कि संकीर्णता। यानी मित्रों ये जो अधिकार संविधान के द्वारा भारत के नागरिकों को दिया गया, इसका मतलब ये बताया जा रहा है कि यह अधिकार उन्होंने इसलिए दिया क्योंकि भारत जो है सभी नागरिकों के लिए एक है और भारत ने जो है राष्ट्रीय सोच को बढ़ावा देने के लिए यह अधिकार भारत के नागरिकों को दिया है। नेक्स्ट की बात की जा रही है कि इस स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाने के दो कारण। यानी मित्रों इस पर भी जो है जो राज्य है माने जो केंद्र है वो इस पर प्रतिबंध लगा सकता है। तो कही जा रही है कि बात कि आम लोगों का हित और किसी अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा या हित, मानी अनुसूचित जनजाति यानी कोई अनुसूचित जनजाति है और उसकी सुरक्षा को मान लीजिए आपके घूमने से अगर हानि हो तो जो है राज्य क्या करेगा कि आपकी यह जो मूल अधिकार है अबाध संचरण का उस पर जो है राज्य प्रतिबंध लगा सकता है। और कह रहा है कि जनजातीय क्षेत्रों में बाहर के लोगों के प्रवेश को उनकी विशेष संस्कृति, भाषा, रिवाज और जनजातीय प्रावधानों के तहत प्रतिबंधित किया जा सकता है ताकि उनका शोषण न हो सके। यानी मित्रों वही बात की अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा का हवाला देते हुए राज्य जो है आपके जो है मूल अधिकार है आबादी संचरण का उस पर प्रतिबंध लगा सकता है कि जो है उक्त जनजाति जो किसी क्षेत्र विशेष में रह रही है उसकी संस्कृति या उसकी भाषा या उसकी जो प्रथाएं रिवाज हैं उनको जो आपके घूमने से वहाँ पे जो है उसकी कटौती होगी या उसको कोई नुकसान होगा तो इसका कारण बताते हुए राज्य जो है आपके इस मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकता है ताकि वहाँ की जो जनजाति है उसका शोषण न हो। और फ्रेंड्स नेक्स्ट की बात कही जा रही है उच्चतम न्यायालय ने इसमें व्यवस्था दी कि किसी वेश्या के संचरण के अधिकार को सार्वजनिक नैतिकता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। बम्बई हाईकोर्ट ने एड्स पीड़ित व्यक्ति के संचरण पर प्रतिबंध को वैध बताया। यानी मित्रों ये नेक्स्ट कहा जा रहा है कि कोई वेश्या है और मान लीजिए वो सेक्सुअल क्राइम या सेक्सुअल जो है वर्कर है तो उसके जो है एक स्थान से दूसरे स्थान में घूमने के जो अधिकार है यानी कि उसका भी तो अधिकार है घूमने का, तो उसके जो ये अधिकार है तो उसके अधिकार पर जो है राज्य जो है नैतिकता के आधार पर या स्वास्थ्य के कारणों के आधार पर या कोई अन्य कारण जो है यानी कि या फिर कोई स्वास्थ्य से संबंधित कारण यानी कि अगर उसके घूमने से मान लीजिए एड्स की फैलने की बीमारी अगर बढ़े तो इस कारण के आधार पर जो है राज्य उसके संचरण के अधिकार जो है उस पर प्रतिबंध लगा सकता है। यानी बम्बई हाई कोर्ट ने भी फिर ये कहा था कि जो एड्स पीड़ित व्यक्ति है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं घूम सकता क्योंकि जो है लोगों के स्वास्थ्य की जो है उन्होंने इसका कारण दिया कि लोगों के स्वास्थ्य का जो है इससे कटौती होगी। फ्रेंड्स नेक्स्ट की बात कही जा रही है कि संचरण की स्वतंत्रता के दो भाग है आंतरिक और बाह्य। यानी एक तो देश के अंदर ही घूमना और एक देश से बाहर जाकर के घूमना। देश में वापस आने का अधिकार अनुच्छेद 19 मात्र पहले भाग की रक्षा करता है। अनुच्छेद 21 जो है प्राणोदय की स्वतंत्रता का अधिकार व्याख्यात करता है। यानी मित्रों अनुच्छेद 19 जो है वो हमें आंतरिक यानी देश के अंदर जो संचरण का अधिकार है वही देता है। और मित्रों नेक्स्ट अधिकार की बात कही जा रही है कि निवास का अधिकार। यानी मित्रों आप जो है भारत देश में कहीं भी रहने योग्य जो है होते हैं। तो कही जा रही है बात कि हर नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में बसने का अधिकार है। इस अधिकार के दो भाग हैं देश के किसी भी हिस्से में रहने का अधिकार और कहीं भी अस्थायी रूप से रहना। यानी मित्रों आप जो है देश के किसी भी हिस्से में जाकर के रह सकते और वहाँ जाकर के ज़मीन खरीद कर आप वहाँ रह सकते हैं। देश के किसी भी हिस्से में व्यवस्थित होने का अधिकार इसका तात्पर्य है कि वहाँ घर बनाना और स्थायी रूप से रहना। यानी मित्रों ये बात कही जा रही है कि आप जो है वहाँ जाकर के ज़मीन खरीद सकते हैं और फिर वहाँ जाकर के आप घर बनाकर स्थायी रूप से रह भी सकते हैं। और फ्रेंड्स नेक्स्ट की बात कही जा रही है कि राज्य इस अधिकार पर भी उचित प्रतिबंध लगा सकता है
और उसका कारण होगा आम लोगों का हित या अनुसूचित जनजातियों का हित। यानी मित्रों, अगर किसी क्षेत्र विशेष में अनुसूचित जनजाति रह रही है और उसके जो है रीति रिवाज हैं या उसकी जो परंपराएं हैं, उसको अगर आपके वहाँ रहने से अगर नुकसान पहुँचे तो राज्य जो है आपके इस अधिकार पर, जो आपका मूल अधिकार है निवास का अधिकार, उस पर राज्य जो है युक्तायुक्त प्रतिबंध लगा सकता है और उसका कारण देगा कि वहाँ की जो अनुसूचित जनजाति है उसकी प्रथाएं और रीति रिवाजें जो है इससे नुकसान हो रही थी। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात कही जाए कि उच्चतम न्यायालय ने कुछ क्षेत्रों में लोगों के घूमने पर प्रतिबंध लगाया, जैसे वेश्या या पेशेवर अपराधी। यानी मित्रों, वही बात पहले अभी मैंने आपसे चर्चा की कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी प्रतिबंध लगाया कि कोई वेश्या जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं घूम सकती, और उसका कारण जो है उसने नैतिकता के आधार पर दिया है कि नैतिकता इससे उल्लंघन होती है। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट की अपन बात करें, यानी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो अंतिम मूल अधिकार हमें मिला है उसकी अपन बात करें तो कह रहा है व्यावसायिक आदि की स्वतंत्रता। यानी मित्रों, आप जो है कोई सा भी व्यवसाय कर सकते हैं। तो कई बात कही जा रही है कि सभी नागरिकों को किसी भी व्यवसाय को करने, पैसा अपनाने, व्यापार शुरू करने का अधिकार है। यह अधिकार बहुत विस्तृत है क्योंकि जीवन निर्वाह हेतु आय से संबंधित है। यानी मित्रों, वर्तमान में आप अगर अपने जीवन यापन करने के लिए कोई सा भी व्यवसाय अपनाना चाहें तो आप कोई सा भी व्यवसाय अपना सकते हैं। तो बात कही जा रही है कि राज्य इन पर भी जो है कुछ प्रतिबंध लगा सकता है, और इसके अतिरिक्त राज्य को यह अधिकार भी है कि वह किसी पैसे या व्यवसाय के लिए तकनीकी योग्यता को जरूरी ठहरा सकता है। किसी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग या सेवा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वयं जारी कर सकता है। यानी मित्रों, जो है फिर आगे कहा जा रहा है कि राज्य जो है इस अधिकार पर जो है इसका ये जो अधिकार है कि व्यवसाय आप कोई सा भी कर सकते हैं, उस पर भी राज्य जो है प्रतिबंध लगा सकता है। और उसका कारण क्या देगा कि उसका कारण यह देगा कि जो है मान लीजिए कि कोई विशेष सेवा है, तो विशेष सेवा के लिए आपको कुछ विशेष तकनीकी योग्यताएं आपको होनी चाहिए। और फिर फ्रेंड्स, बात कही जा रही है कि इस अधिकार में कोई अनैतिक कृत्य शामिल नहीं है, जैसे महिलाओं या बच्चों का दुरुपयोग, खतरनाक व्यवसाय, या राज्य इन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा सकता है। इनके संचालन के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता कर सकता है। यानी मित्रों, वर्तमान में आप कोई सा भी व्यवसाय तो कर सकते हैं, लेकिन आप खतरनाक व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकते, यानी जिससे आपके मौलिक अधिकार का हनन हो या किसी महिलाओं या बच्चों के मूल अधिकारों का हनन हो या उनकी जो समग्र विकास जो व्यक्ति का होना चाहिए, अगर उन व्यवसायों के आपके करने से उसके अधिकारों का या उस के जो समग्र विकास है उसका हनन हो, तो जो है उसके आधार पर राज्य जो है आपके इस अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकता है। यानी मित्रों, अगर मान लीजिए आप जो है कोई खतरनाक दवाइयाँ बना रहे हो या आप कोई विस्फोटक पदार्थ बना रहे हो, तो आपको जो है सरकारें गिरफ्तार कर सकती है, और आपको जो है विस्फोटक पदार्थ अगर बनाना हो या फार्मास्यूटिकल से संबंधित आपकी कोई दवाई बनानी है तो आपको पहले गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये था अपना स्वतंत्रता का अधिकार। तो नेक्स्ट अब हम चर्चा करते हैं अनुच्छेद 20 की, जो कि बात करता है अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। यानी मित्रों, कोई झूठे तरीके से आपके खिलाफ जो है कोई संस्था या कोई पुलिस अगर आपके खिलाफ झूठे तरीके से जो है दोष सिद्ध करना चाहे, यानी आपके खिलाफ झूठे तरीके से अपराध अगर सिद्ध करना चाहिए तो वो नहीं कर सकती। यानी आपको जो है अनुच्छेद 20 के तहत जो है कुछ मूल अधिकार मिले हुए हैं जो कि आपके झूठे तरीके से दोष सिद्ध करने के प्रति जो है आपकी सुरक्षा करते हैं। तो मित्रों, अनुच्छेद 20 हमारा कहता है कि किसी भी अभियुक्त या दोषी करार व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी या कंपनी व परिषद का कोई कानूनी व्यक्ति हो, उसके विरुद्ध मनमाने और अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्रदान करता है। इसके संबंध में 3 व्यवस्थाएं हैं। यानी कि मित्रों, मैंने अभी आपसे चर्चा की कि जो है कोई भी जो है विदेशी या कोई भी नागरिक हो या विदेशी व्यक्ति, उसके खिलाफ जो है मनमानी तरीके से जो है किसी भी प्रकार का कोई दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता, यानी गलत तरीके से अपराध जो है उसके खिलाफ जो है साबित नहीं किया जा सकता। और अगर आपको दंड भी देना है तो आपको जो है उसके खिलाफ भी आपके कुछ संरक्षण या कुछ अधिकार आपको मिले हुए हैं। तो मित्रों, बात कही जा रही है कि कोई पूर्व पद प्रभाव कानून, यानी मित्रों किसी व्यक्ति अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो अपराध के लिए आरोपित है। यानी मित्रों, अगर मान लीजिए कि आपने जो है ऐसा कोई काम ही नहीं किया कि जो अपराध के कहलाने योग्य हो, तो तब तक आप जो है अपराधी साबित नहीं होगे। यानी मान लीजिए कि आपने कोई किसी कानून के तहत ऐसा काम किया कि वो अपराध कहलाने योग्य है, तभी आप जो है किसी काम के लिए अपराधी माने जाएंगे। यानी मनमाने तरीके से तो आपको अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता। फिर कह रहा है कि किसी प्रवर्तन विधि का अतिक्रमण नहीं किया गया है।
और उससे अधिक शक्ति का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के लिए जाने के समय विधि के अधीन अधिरुक्त की जानी थी। यानी मित्रों, ये आसान भाषा में ऐसा कहना जा रहा है कि मान लीजिए आपने अपराध तो कर दिया, और अपराध जो है, आपने जब अपराध किया और उस अपराध के लिए जितनी सज़ा आपको मिलनी है तो उतनी ही आपको सज़ा मिलेगी, उससे ज़्यादा तो है किसी भी जो है भारत की संस्था या चाहे सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो, आपको जो है उस अपराध के लिए जितनी सज़ा सुनिश्चित है वही उतनी ही अपराध के लिए आपको सज़ा मिलेगी। यानी कोई भी संस्था या कोई भी देश की कोई एंटिटी आपको जो है अपराध के लिए जो है उससे अधिक सज़ा दे सकती है। यानी मित्रों, आपको जो है जितनी सज़ा मिलेगी उतनी ही मिलेगी, उससे ज़्यादा तो आपको सज़ा मिल ही नहीं सकती। तो नेक्स्ट कह रहा है कि दोहरी क्षति नहीं, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता। यानी मित्रों, आपने अपराध कर दिया तो आपको जो है एक ही बार आपको जो है दंडित, यानी एक ही बार आपको सज़ा मिलेगी। ये नहीं होगा कि आपको जो है एक ही अपराध आपने किया है और आपको जो है 2 या 2 से 3 अपराधों के लिए सज़ा मिल रही है, ऐसा आपको जो है नहीं होगा। यानी आपके जो है कुछ मूल अधिकार आपको मिले हुए हैं जो आपको जो है 2 या 2 से अधिक या 1 से अधिक आपको अगर दंड मिल रहा है तो आपको उसकी जो है उससे आपकी सुरक्षा करते हैं। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट कह रहा है किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं विरुद्ध अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी मित्रों, अगर कोई आपने अपराध किया तो आपको जो है अपने अपराध के लिए जो है साक्षी होने के लिए आपको जो है सरकारें या कोई भी जो है संस्था आपको बाध्य नहीं करेगी। और मित्रों, नेक्स्ट अपन बात करें अनुच्छेद 21 जो कि प्राण एवं देह की स्वतंत्रता की बात करता है। यानी मित्रों, आपको मैं बता दूं कि चाहे कैसी भी परिस्थिति जो है भारत में आ जाए, लेकिन जो है 20 यानी अनुच्छेद 20 जिसकी मैंने अभी आपसे चर्चा की, और अनुच्छेद 21 जो कि प्राण एवं देह की स्वतंत्रता, यानी 2 ये ऐसे मूल अधिकार हैं जो भारत में अगर कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, आपके 2 मूल अधिकार प्रत्येक परिस्थिति में आपके जो है आपके लिए सुरक्षा के लिए बने रहते हैं। यानी इनका निलंबन तो किसी भी राष्ट्रपति हो या सरकारें हो या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ही क्यों न हो, इन 2 अधिकारों को जो है आपसे कोई भी किसी भी परिस्थिति में छीन नहीं सकता, चाहे राष्ट्रीय आपातकाल ही आपके जो है देश में क्यों न लग जाए। तो मित्रों, अनुच्छेद 21 कह रहा है कि प्राण एवं देह की स्वतंत्रता, यानी ये कह रहा है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या देह की स्वतंत्रता से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यानी मित्रों, अगर आपसे अनुच्छेद 21 के तहत जो है प्राण एवं देह की स्वतंत्रता का अधिकार अगर आपसे जो है सरकार अगर छीनना चाहे तो जो है कानून बना करके ही, यानी विधि के द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया, यानी कानूनों के माध्यम से जो प्रक्रिया है उसी के माध्यम से आपसे यह अधिकार सरकारें छीन सकती है या संसद छीन सकती है, अन्यथा तो ऐसी कोई भी प्रक्रिया नहीं है कि आपसे यह अधिकार सरकारें छीन ले। तो मित्रों, नेक्स्ट कह रहा है प्रसिद्ध गोपालन मामले 1950 में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 की सूक्ष्म व्याख्या की। इसमें उन्होंने व्यवस्था दी कि अनुच्छेद 21 के तहत सिर्फ मनमानी कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध सुरक्षा है, न कि विधानमंडलीय प्रक्रिया के विरुद्ध। यानी मित्रों, यही बात जो हमने अभी बात की कि यह कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि गोपालन मामला आया 1950 में, और गोपालन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अनुच्छेद 21 में जो आपको मूल अधिकार मिला है उस पर जो है संसद कटौती कर सकती है, लेकिन मनमाने रूप से, यानी किसी भी कार्यकारी प्रक्रिया के माध्यम से वो आपके अधिकार जो है, ये जो प्राण और देह की स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें कटौती जो है मनमानी की प्रक्रिया के माध्यम से नहीं कर सकती। यानी विधानमंडल के माध्यम से तो वह है आपके इस अधिकार में कटौती कर सकती है। इसका मतलब यह है कि राज्य प्राण एवं देह की स्वतंत्रता के अधिकार को कानूनी आधार पर रोक सके। यानी मित्रों, जो आपका ये अधिकार है कि आपकी जो प्राण और देह की स्वतंत्रता का, उसको जो है राज्य जो है एक कानूनी प्रक्रिया यानी कानून के माध्यम से आपके इस अधिकार को रोक सकता है। यानी मित्रों, इस पर जो है प्रतिबंध जो है आपके इस अधिकार पर राज्य लगा सकता है। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट की जा रही है कि मेनका मामले 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत गोपालन मामले में अपने फैसले को पलट दिया। यानी मित्रों, जो गोपालन मामले में कहा कि राज्य जो है कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से आपके प्राण एवं देह की स्वतंत्रता के अधिकार को छीन सकता है, तो इस अधिकार को फिर आगे जाकर के, यानी कि ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो उसको जो आगे जाकर के मेनका मामले में उसने जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया और उसने कहा कि न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्राण और देह की स्वतंत्रता को उचित और न्यायपूर्ण मामले के आधार पर रोका जा सकता है। इसके प्रभाव में अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षा केवल मनमानी कार्य क्रिया पर ही उपलब्ध नहीं बल्कि विधानमंडलीय क्रिया के विरुद्ध भी उपलब्ध है। यानी मित्रों, अब ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सरकार
चाहे विधानमंडल के माध्यम से हो या कोई मनमानी प्रक्रिया, दोनों के माध्यम से आपके जो है प्राण और देह की स्वतंत्रता के जो है अधिकार हैं उसको जो है छीन नहीं सकती। यानी मित्रों, कोई सी भी प्रक्रिया जाए, राज्य क्यों न अपना ले, आपका जो मूल अधिकार है कौन सा, प्राण और देह की स्वतंत्रता का, उसको जो है सरकारें आपसे किसी भी परिस्थिति में नहीं छीन सकती। और आगे मित्रों कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय ने मेनका मामले में अपने फैसले को दोबारा स्थापित किया और कहा कि अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में अन्य अधिकारों की भी घोषणा की। यानी मित्रों, अनुच्छेद 21 में न केवल प्राण और देह की स्वतंत्रता का ही अधिकार शामिल हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है बहुत से अधिकार इसमें शामिल किए हैं जो कि हमारे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो मित्रों कह रहा है कि मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, यानी मित्रों ये कह रहा है कि मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जो जीने का अधिकार, यानी व्यक्ति की गरिमापूर्ण जीने का जो अधिकार है वो भी अनुच्छेद 21 के प्राण और देह की स्वतंत्रता के अधिकार में गिना जाता है। और इसके अलावा जीवन रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, जो कि पुट्टस्वामी केस में जो है 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि निजता का अधिकार भी जो है व्यक्ति का एक मूल अधिकार है। और फिर आश्रय का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार हो या 14 साल की उम्र तक की निःशुल्क शिक्षा का अधिकार हो या निःशुल्क कानूनी सहायता, जो कि अनुच्छेद 39A के तहत दी जाती है। यानी कि वैसे तो हम आगे इसकी डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन मैं बता दूं कि भारत में कोई भी व्यक्ति अगर उसके पास जो है, मान लीजिए कि उसको अगर कोई मुकदमा चलाना है या कोई कानूनी प्रक्रिया अगर उसको चलानी है, तो उसको जो है भारत सरकार उसको जो है अनुच्छेद 39A के तहत जो है एक वकील देती है, जो कि उसके मामलों को जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकता है और उसका जो मामला है उसको जो है सुलझा सकता है। तो फ्रेंड्स आगे कह रहा है कि त्वरित सुनवाई का अधिकार, अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार और अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार, ये सब जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे अधिकार हैं जो इसके अंदर शामिल किए जा रहे हैं, जैसे कहा जा रहा है कि फांसी के विरुद्ध अधिकार, विदेशी यात्रा का अधिकार, बंधुआ मजदूरी का विरुद्ध अधिकार, यानी आपसे कोई बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकता। हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी अगर मान लीजिए पुलिस ने हिरासत में ले लिया तो हिरासत में पुलिस आपसे जो है शोषण नहीं कर सकती। आपातकालीन चिकित्सा सुविधा भी आपको मिलेगी, यह आपका अधिकार है। फिर सरकारी अस्पतालों में समय पर उचित इलाज हो, राज्य के बाहर न जाने का अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, कैदी के जीवन की आवश्यकताओं का अधिकार, महिलाओं के साथ आदर और सम्मानपूर्वक व्यवहार, यह भी अनुच्छेद 21 में शामिल किया जाता है। सार्वजनिक रूप से फांसी, यानी किसी सार्वजनिक स्थल पर जाकर के आपको फांसी नहीं दी जा सकती, अगर आपको दी जा रही है तो ये आपके मूल अधिकार का उल्लंघन है। फिर नेक्स्ट क्या आ जाए, सुनवाई का अधिकार, सूचना का अधिकार, यानी जो आरटीआई की जो बात करते हैं अपन, जो आरटीआई एक्ट आया 2005 में, उसी की बात कही जा रही है कि सूचना का जो अधिकार है वो भी हमें अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही मिला है। तो बात कही जा रही है प्रतिष्ठा का अधिकार, यानी प्रत्येक व्यक्ति की मान सम्मान है, प्रतिष्ठा है। तो आगे कहा जा रहा है दोष सिद्धि वाले न्यायालय आदेश से अपील का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा और परिवार के संरक्षण का अधिकार, सामाजिक और आर्थिक न्याय और सशक्तिकरण का अधिकार, बार कैटर्स के विरुद्ध अधिकार, जीवन बीमा पॉलिसी के विनियोग का अधिकार, संयंत्र का अधिकार, शोर प्रदूषण से मुक्ति का और बिजली का अधिकार भी जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है। यानी मित्रों, अनुच्छेद 21 जो है एक छोटा सा अनुच्छेद ही नहीं है, इसमें जो है बहुत से जो है अधिकार शामिल किए जाते हैं, जो कि किसी व्यक्ति के जो समग्र विकास है, यानी कि चाहे उसके गरिमापूर्ण जीवन जीने की बात हो या अन्य किसी अधिकारों की बात हो, तो वो जो है अनुच्छेद 21 में शामिल किए जाते हैं। तो मित्रों अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 21 के अन्य प्रावधान की। तो कह रहा है कि अनुच्छेद शिक्षा की अधिकार की अब हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 21 के में घोषणा की गई कि राज्य 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। यानी मित्रों, यह जो शिक्षा का अधिकार है, यानी कि जो अनुच्छेद 21 का है, वो जब भारत का संविधान बना था तो उस समय ये शामिल नहीं था। यानी मित्रों, जो है संसद ने क्या किया कि 46वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ला करके संसद ने जो है भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 को जोड़ा, ताकि 6 साल से लेकर के 14 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको जो है फ्री में और जो है अनिवार्य जो शिक्षा होती है वो आराम से मिल सके। इसका निर्धारण राज्य करेगा। इस प्रकार यह व्यवस्था केवल आवश्यक शिक्षा के मूलाधिकार के अंतर्गत है, न कि उच्च या व्यावसायिक शिक्षा। यानी मित्रों, यह शिक्षा जो होगी वो उच्च हायर एजुकेशन जो होते हैं, यानी कि 12वीं के बाद जो हम कॉलेज की शिक्षा करते हैं, वो इसके अंतर्गत शामिल नहीं की गई है। एक अनिवार्य शिक्षा की, हाँ, आपको जो है क्लास 12 तक की आपकी जो है शिक्षा होगी वो आपको जो है निःशुल्क रूप से मिलेगी, तो यह अधिकार इसमें शामिल किया है।
और मित्रों नेक्स्ट बात कही जा रही है कि यह व्यवस्था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा की गई। यानी मित्रों मैंने अभी आपसे चर्चा की कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम संसद के द्वारा 2002 में लाया गया और उसके बाद लाने के जो है संसद ने जो है अनुच्छेद 21 को भारत के संविधान में जोड़ा और फिर उसको जोड़ करके निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की। नेक्स्ट बात कही जा रही है कि यह संशोधन देश में सर्व शिक्षा के लक्ष्य में एक मील का पत्थर साबित हुआ और सरकार ने यह कदम नागरिकों के अधिकार के मामले में द्वितीय क्रांति की तरफ उठाया। यानी मित्रों सभी के लिए शिक्षा का जो उद्देश्य सरकार का था वो फिर इस जो है संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से पूरा हुआ। और नेक्स्ट बात कही जा रही है कि यह संशोधन अनुच्छेद 45 के निदेशक सिद्धांत को बदलता है। अब इसे पढ़ा जाता है राज्य सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उत्पन्न करने का प्रयास करेगा। इसमें एक मूल कर्तव्य अनुच्छेद 21-51 के भी जोड़ा। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह 6 से लेकर के 14 वर्ष के अपने बच्चे को शिक्षा प्रदान कराएगा। यानी मित्रों यह जो अनिवार्य शिक्षा की अपन बात कर रहे हैं कि निःशुल्क बच्चे को शिक्षा मिलेगी 14 साल तक के, तो उसी की बात कही जा रही है कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है उसके भी अनुच्छेद 45 में फिर जाकर के जो है परिभाषा को कि शिक्षा बच्चों को निःशुल्क रूप से जो मिलेगी उसकी परिभाषा को वहाँ जाकर के बदल दिया गया कि जहाँ 6 से 14 वर्ष तक की बात की जा रही है, यानी 6 साल से लेकर का बच्चा और 14 साल तक के बच्चे की निःशुल्क शिक्षा की बात कही जा रही थी, अब उसको बदल दिया और क्या कहा जाने लगा कि 14 वर्ष तक की। यानी अब जो है बच्चा 6 साल से नहीं गिना जाएगा, यानी 6 साल से कम उम्र के बच्चे भी अब इसमें शामिल किए जाने लगे। और फिर फ्रेंड्स बात की जा रही है कि इसी संविधान संशोधन यानी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से ही संसद ने जो है एक मूल कर्तव्य भी भारत के संविधान में जोड़ा, यानी 51 के। और उसमें क्या लिखा गया कि प्रत्येक नागरिक के यह कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चे को जो कि 6 से 14 वर्ष तक का है उसको शिक्षा प्रदान कराएगा। और मित्रों नेक्स्ट बात कही जा रही है कि आर्टिकल 21A के अनुसरण में संसद ने बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम 2009 अधिनियम करके इस अधिनियम के अंतर्गत यह व्यवस्था की कि 14 वर्ष की आयु तक के बच्चे को संतोषजनक और समुचित गुणवत्ता वाली पूर्णकालिक प्रारंभिक शिक्षा एक ऐसे औपचारिक विद्यालय जिसमें कि अनिवार्य परिपाटी और मानकों का पालन किया जाता हो उसमें प्राप्त करने का अधिकार। यानी मित्रों ये आसान भाषा में ये कहना जा रहा है कि जब संसद ने क्या किया कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 लाया तो उसके माध्यम से जब 21A को जोड़ा तो 21A को जो जोड़ने के बाद जो 21A को संसद ने जोड़ा तो 21A को जोड़ने से जो संसद का जो उद्देश्य था कि बच्चे को निःशुल्क रूप से शिक्षा मिले, तो उस निःशुल्क रूप से शिक्षा देने के लिए संसद ने क्या किया कि 2009 में एक अधिनियम और बनाया संसद ने। कौन सा कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो बच्चों का अधिकार है वो भी एक अधिनियम यानी एक्ट बनाया। और बच्चे को 14 साल तक का कोई बच्चा है तो उसको अनिवार्य रूप से जो है एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले जिसमें कि अच्छे मानकों का उस स्कूल में उपयोग हो, यानी बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। इसके लिए संसद ने क्या किया कि आरटीई एक्ट 2009 बनाया ताकि बच्चे को एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सके। तो मित्रों नेक्स्ट अपन बात करते हैं मूल अधिकार की। नेक्स्ट कह रहा है निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। यानी मित्रों आपकी जो है मनमानी कोई आपसे जो है मनमानी रूप से सरकारें या मनमानी रूप से पुलिस आपकी गिरफ्तारी नहीं कर सकती। तो कह रहा है कि अनुच्छेद 22 किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। हिरासत दो तरह की होती है, दंड विषयक और निवारक। यानी कि मित्रों गिरफ्तारी की बात की जा रही है कि गिरफ्तारी के विरुद्ध भी आपको जो है कुछ अधिकार मिले हुए हैं, यानी मनमानी तरीके से जो है कोई आपसे या कोई आपकी गिरफ्तारी नहीं कर सकता। तो कह रहा है कि गिरफ्तारी भी दो प्रकार की होती है, एक तो दंड विषयक कानून के माध्यम से गिरफ्तारी होती है और एक निवारक कानून के माध्यम से। यानी मित्रों ये कहना चाह रहा है कि जो है किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अगर होगी तो वो दो प्रकार से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। कौन कौन से माध्यम से? तो कह रहा है कि एक तो हम दंड विषयक हिरासत के माध्यम से व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। यानी मित्रों मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपराध कर दिया और उसने जो है अपराध करके उसने स्वीकार भी कर लिया और उसका जो है अपराध जो है अदालत में दोषी ठहरा दिया, तो उसको जो है हम दंड विषयक हिरासत कहते हैं। और आगे बात कही जा रही है कि निवारक हिरासत, यानी किसी व्यक्ति ने मान लीजिए जो है अपराध नहीं किया और उसको जो है बिना अपराध किए जाने पर भी उसको जो हमने गिरफ्तार कर लिया, तो वो कहलाई जाती है निवारक हिरासत। तो कही जा रही है कि इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को पिछले अपराध पर दंडित न करके भविष्य में ऐसे अपराध न करने की चेतावनी देना है। यानी मित्रों मान लीजिए कि अगर सरकार को या किसी संस्था को ऐसा लगे कि आप जो है
आगे जाकर के कोई ऐसा अपराध करने वाले हो जिससे कि भारत की एकता या आंतरिक सुरक्षा को खतरा पहुंचे, तो भाई साहब आप जो है सरकार आपको जो है बिना अपराध करने से पहले ही आपको सरकारी गिरफ्तार कर सकती है, यानी पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है कि आपको जो है आपने जो है भविष्य में किसी प्रकार के अपराध करने के लिए षड्यंत्र आपने रचा है, तो आप जो है गिरफ्तार किए जा सकते हैं। तो बात कही जा रही है कि अनुच्छेद 22 के दो भाग हैं। पहला भाग है साधारण कानूनी मामले से संबंधित और दूसरा भाग है निवारक हिरासत। यानी वही बात कि दो प्रकार से हिरासत की बात कही जा रही है कि एक तो साधारण कानूनी मामले के साथ हिरासत की जाती है और दूसरा जो है एक निवारक हिरासत की बात कही जाती है। तो कह रहा है कि अनुच्छेद 22 का पहला भाग उस व्यक्ति को जिसे साधारण कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है उसके अधिकारों की बात कर रहा है। यानी अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपराध कर दिया और अपराध के बाद उसको गिरफ्तार कर लिया पुलिस के द्वारा, तो उसके अधिकारों की बात कही जा रही है कि अब उस व्यक्ति के पास कौन कौन से अधिकार हैं। तो कही जा रही है कि गिरफ्तार करने के आधार पर सूचना देना। यानी मित्रों, अगर व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया तो पुलिस को यह बताना होगा कि भाई साहब आपको जो है हमने निम्न कारण के आधार पर हमने गिरफ्तार किया है। और नेक्स्ट बात कही जा रही है कि विधि व्यवसायी से परामर्श और प्रतिरक्षा कराने का अधिकार। यानी मित्रों, किसी वकील से अगर उस व्यक्ति को बात करनी है तो वो आराम से जो है वकील से बात कर सकता है। नेक्स्ट बात कही जा रही है कि मजिस्ट्रेट के सम्मुख 24 घंटे में यात्रा समय को मिलाकर पेश होने का अधिकार। यानी मित्रों, आपको जब पुलिस गिरफ्तार कर लेगी तो 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस को मजिस्ट्रेट के समक्ष आपको प्रस्तुत करना होगा। और नेक्स्ट बात कही जा रही कि दंडाधिकारी के द्वारा बिना अतिरिक्त अनुरोध दिए 24 घंटे में रिहा करना। यानी मित्रों, अगर आपको मान लीजिए आपका अपराध जो है गलत साबित हुआ तो आपको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट को जो है रिहा करना आवश्यक होगा। और मित्रों, नेक्स्ट बात कही जा रही है कि अगर व्यक्ति को बिना अपराध किए यानी भविष्य में अगर कोई वो ऐसा अपराध कर दे जिससे देश की एकता या अखंडता जो है खतरे में पड़ जाए, तो उससे अगर उसके आधार पर अगर आपको जो है गिरफ्तार कर लिया जाए तो उस स्थिति में आपके पास कौन कौन से अधिकार होंगे, तो उसी की बात कही जा रही है कि अनुच्छेद 22 का दूसरा भाग उन व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है जिन्हें दंड विषयक कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाता है। यानी मित्रों, अगर व्यक्ति को जो है दंड विषयक कानून के आधार पर यानी निवारक निरोध के आधार पर अगर गिरफ्तार कर लिया जाए तो कौन कौन से उसके पास अधिकार होंगे, तो बात कही जा रही है कि यह सुरक्षा नागरिक और विदेशी दोनों को उपलब्ध है। यानी मित्रों, अगर किसी नागरिक भारत का कोई नागरिक है या कोई विदेशी व्यक्ति है, अगर उन दोनों में से किसी को भी अगर जो है निवारक निरोध के आधार पर उसको गिरफ्तार किया जाए तो उनके पास कौन कौन से अधिकार हैं, तो बात कही जा रही है कि वह व्यक्ति 3 माह से ज़्यादा जो है हिरासत में नहीं रखा जा सकता। यानी मित्रों, उस व्यक्ति को जो है गिरफ्तार कर लिया तो 3 माह से ज़्यादा उसकी हिरासत को नहीं बढ़ाया जा सकता जब तक कि सलाहकार बोर्ड इस बारे में उचित कारण न बताए। यानी मित्रों, उसको जो है गिरफ्तार करने के बाद मान लीजिए उसको गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन अगर उसकी गिरफ्तारी को अगर बढ़ाना है तो 3 माह से ज़्यादा उसकी गिरफ्तारी को नहीं बढ़ाया जा सकता। और मित्रों, तो ये था हमारा आज का टॉपिक है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक के हमने आज डिटेल से चर्चा की। अनुच्छेद 19 की मैंने आपसे चर्चा की, फिर हमने 20 की चर्चा की जो कि अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात की। अनुच्छेद 19 में हमने जो 6 मूल अधिकारों की बात की। अनुच्छेद 19 में हमने बात की वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की। फिर हमने सम्मेलन के अधिकार की बात की। फिर हमने संघ बनाने की बात की। फिर संचरण की बात की, निवास यानी कहीं भी जाकर के रहने की बात की, और किसी भी प्रकार के व्यापार को करने की भी हमने बात की। फिर हमने 20 की बात की, अनुच्छेद 19 के बाद हमने अनुच्छेद 20 की बात की। अनुच्छेद 21 की हमने बात की कि निजता के अधिकार हो या किसी भी परिस्थिति में किसी व्यक्ति की प्राण और देह की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करने की बात हो तो उसकी हमने अधिकार की बात की। और अभी हमने बात की अनुच्छेद 22 की, जो कि गिरफ्तारी यानी अगर किसी व्यक्ति को अगर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाए तो उस व्यक्ति के पास कौन कौन से अधिकार होंगे, तो इन सभी की हमने आज के लेक्चर में चर्चा की। तो मित्रों, आपने आज कौन कौन से और क्या क्या चीज़ें नहीं सीखी, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर करें। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया देना कमेंट बॉक्स में नहीं भूलें। तो मित्रों, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। थैंक यू एंड वंदे मातरम।